हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको काफ़ी लास्ट वीडियो सेक्शन में हमने आपसे कहा था कि समाकलन हम आपका स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन बच्चों टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण आपका समाकलन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपकी ये समस्या और शिकायत दूर हो जाएगी। अब आपका बच्चों समाकलन स्टार्ट होने वाला है, जो कि बच्चों इंटर के मैथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। टोटल 44 नंबर का आता है। तो बच्चों इस चैप्टर से संबंधित ये एक समाकलन जो है, ये तो एक अपना एक चैप्टर है ही। अगर आप इसको तमीज़ से पढ़ लेंगे तो इससे आने वाला जो चैप्टर्स हैं दो, वो चैप्टर और इसी से कनेक्ट हैं बच्चों। ठीक है, कुल मिला के समाकलन और इससे आने वाले दो चैप्टर्स इसी समाकलन से कनेक्ट हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से कि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो आने वाले जो दो चैप्टर और हैं 8 और 9, उनको भी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो उनको भी अच्छे समझने के लिए और इसको भी अच्छा समझने के लिए आप इसको ही अच्छे से समझें। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम जो बात करेंगे बेसिकली इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर वो समाकलन के पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी समाकलन होता क्या है, समाकलन का प्रतीक क्या है, हमें समाकलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, समाकलन को कितनी जगह डिवाइड किया गया है, कौन सी विधि समाकलन की किस काम आती है, कौन सी विधि किस काम आती है। और बच्चों समाकलन में आपने देखा होगा फॉर्मूलों में एक सी जोड़ा जाता है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के नाम से जानते हैं हमसे, उसे क्यों जोड़ा जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको समझाने वाले हैं। आज के बाद अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समाकलन में, और आपको कोई भी परेशानी नहीं जाएगी समाकलन के अंदर। आप हर कॉन्सेप्ट को छोटी से छोटी सी बात लेके बड़ी से बड़ी बात को एकदम मीन्स सहित जाएंगे, जिनको आप अच्छे लोग भी नहीं जानते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों आज समाकलन के बारे में। तो देखिए बच्चों, समाकलन की बात करने से पहले हम थोड़ा सा अवकलन पे चलते हैं, क्योंकि हमने अवकलन को भी पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं, अवकलन समाप्त हम कर चुके हैं। तो बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं, जो समाकलन होता है वो एक तरीके से अवकलन की बिल्कुल उल्टी विधि है। कैसी विधि है? अवकलन का बिल्कुल उल्टा है समाकलन। यानी वहाँ पर हम क्या करते थे, हमें अवकलन में एक फंक्शन f(x) दिया होता था और उसका हम अवकलज निकालते थे, f'(x) निकालते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हमें किसी फंक्शन का अवकलज यानी f'(x) दिया होगा और हम वापस उस फंक्शन को ज्ञात करेंगे जिसका कि वो फलन अवकलज है। ठीक है बच्चों, यानी एक तरीके से जो समाकलन है वो अवकलज का प्रति अवकलज है, यानी उल्टा है। समाकलन प्रति अवकलज होता है, यानी अवकलज का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा समाकलन के बारे में बात कर लेता हूँ, अवकलन के बारे में। अवकलन बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैं इसलिए समझा रहा हूँ इसको क्योंकि आगे इसका यूज है, आगे की चीज़ों को आप समझ पाएंगे इसकी हेल्प से। ओके, तो देखिए अवकलन में हमें क्या होता था बच्चों कि हमें एक फंक्शन दिया होता था, हमें एक फलन दिया होता था। ठीक है, और इसका हम d/dx ज्ञात करते थे, d/dx निकालते थे। ठीक है बच्चों, एक फंक्शन दिया होता था f(x) और उसका हम d/dx ज्ञात करते थे। तो हमें क्या मिलता था बच्चों, f(x) का जब हम d/dx करते थे तो हमें इसका अवकलज प्राप्त होता था, f'(x) प्राप्त होता था। क्लियर, अवकलन में हमें एक फंक्शन दिया होता था और हम उसका d/dx निकालते थे तो हमें इस फंक्शन का अवकलज प्राप्त होता था, डेरिवेटिव प्राप्त होता था। ठीक है, क्लियर, ये क्या होता था बच्चों, अवकलज, जिसको हम डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्लियर, अवकलन में क्या होता था, एक फंक्शन दिया होता था और उसका हम अवकलज ज्ञात करते थे। अवकलज मतलब f'(x), अवकलज और f'(x) बात एक ही है। ठीक है, वहाँ हम नाम ले रहे हैं, ये इसका प्रतीक है अवकलज का। ठीक है, तो f(x) मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, क्यों, क्योंकि आप इस बात को समझें। अवकलन में f(x) दिया होता था और हम f'(x) प्राप्त करते थे। अवकलन में f(x) मतलब फलन दिया होता था और हम उसका अवकलज यानी f'(x) प्राप्त करते थे। लेकिन समाकलन में हमें f'(x) दिया होगा और हम f(x) को ज्ञात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस है, उल्टी विधि है। ठीक है, हमें समाकलन में एक डेरिवेटिव दिया होगा, एक अवकलज दिया होगा और हम उसको समाकलित करके उस फंक्शन को प्राप्त करेंगे जिसका कि ये अवकलज है। क्लियर, अब बात करेंगे बच्चों समाकल के बारे में। समाकल, जिसको हम बच्चों इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों इंटीग्रल को बच्चों हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों को देखिए बच्चों। नंबर 1,
पहला इसका जो भाग है समाकल का वो है बच्चों अनिश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। और दूसरा जो भाग है इसका वो है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकल, निश्चित समाकल और अनिश्चित समाकल, इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले अनिश्चित समाकलन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो बच्चों उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहीं पे आपको बात समझनी है। मैं समझा रहा हूँ समाकलन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें और इसमें। अगर आप इन दोनों को समझ गए तो वही चीज़ तो ये है। क्लियर। देखिए अनिश्चित समाकलन क्या है बच्चों समाकल जो है वो एक विधि है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक मेथड है। ठीक है, समाकल क्या है? एक प्रोसेस है, एक विधि है। ठीक है, किसी डेरिवेटिव का समाकल करने की। ठीक है, तो बच्चों हम एक्चुअली एक ऐसी प्रोसेस, हम एक ऐसी विधि बनाना चाहते थे जो हमें अवकलज का उल्टा काम करके दे। क्या काम करके दे? उल्टा। कहते हैं ना कि कोई काम सीधा कर रहा है, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसका उल्टा कर दे। यस, तो वही हम एक ऐसी विधि बनाना चाहते थे जो कि हमें बिल्कुल अवकलन की उल्टी विधि दे सके, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस दे सके। इट मीन्स दैट कि अवकलन में हम f(x) से f'(x) पे गए तो हमें एक ऐसी विधि चाहिए जो अब f'(x) से वापस हमें fx पर ले आए। ठीक है बच्चों, हम एक ऐसी विधि जानना चाहते थे, हम एक ऐसी विधि बनाना चाहते थे जो कि बिल्कुल प्रति अवकलज हो, मतलब अवकलज की उल्टी हो। ठीक है बच्चों, अवकलन में क्या करते थे कि हमें एक fx दिया और f'(x) मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि हमें एक f'(x) दिया होगा, f'(x) दिया होगा और हम वापस उस f'(x) से fx प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्या था, fx से क्या था, f'(x) प्राप्त किया। लेकिन अनिश्चित समाकलन में क्या होगा कि हमें एक f'(x) दिया होगा और उस f'(x) से हम उस fx को ज्ञात करेंगे जिसका कि ये f'(x) है, जिसका कि ये अवकलज है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझ गए। निश्चित समाकलन जो है वो अवकलज की उल्टी विधि है। क्लियर, समझ गए ना आप? बस, यानी मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हम करते क्या है निश्चित अनिश्चित समाकलन में कि हमें एक अवकलज दिया होता है और उस अवकलज को हम समाकलित करके उस फंक्शन को प्राप्त करते हैं जिसका कि ये अवकलज है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनिश्चित समाकलन में, अनिश्चित समाकल में हमें अवकलज, किसी फलन का अवकलज, किसी फलन का अवकलज f'(x) दिया होता है और उसे हम समाकलित करके उस फलन को यानी f(x) को प्राप्त करते हैं जिसका कि वो अवकलज था। ठीक है बच्चों, यानी जो भी हमें अवकलज दिया होगा, यानी जो हमें
समाकलन जब हम करेंगे तो हमें एक अवकलज दिया होगा, और वो अवकलज मतलब एफ डैश एक्स, वो किसी न किसी एफ एक्स का अवकलज ही होगा। भाई अगर हमें कोई अवकलज दिया है तो वो श्योर किसी न किसी फंक्शन का अवकलज है, ठीक है। तो समाकलन में क्या होता है, हमें एक अवकलज दिया होता है और उस अवकलज को हम समाकलित करके उस फलन को प्राप्त करते हैं जिसका कि वो अवकलज है। किसका अवकलज है, ये एफ एक्स का। तो सपोज अगर हमें एफ डैश एक्स दिया होगा, अगर हमें एफ डैश एक्स दिया होगा, देखिए भाई अवकलन में क्या था, अवकलन में क्या था कि हमें एफ एक्स दिया होता था, ठीक है, और डी ओवर डी एक्स करके हम क्या निकालते थे, ये क्या करते थे, यहाँ पे हम अवकलज करते थे। हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स प्राप्त करते थे, यानी अवकलज ज्ञात करते थे, ठीक है, अवकलज प्राप्त हम करते थे। लेकिन अनिश्चित समाकलन में क्या करेंगे, हमें ये दिया होगा और इससे हम वापस क्या प्राप्त करेंगे, फलन प्राप्त करेंगे, ठीक है, क्या प्राप्त करेंगे, फलन प्राप्त करेंगे। क्लियर। तो बस ये बात आपको समझनी है कि अनिश्चित समाकलन जो होता है वो बिल्कुल अवकलज का उल्टा है, एंटी डेरिवेटिव है, प्रति अवकलज है। अवकलन में एफ एक्स दिया होता था, एफ डैश एक्स अवकलज ज्ञात करते थे, और जबकि समाकलन में हमें एफ डैश एक्स दिया होगा, अवकलज दिया होगा, और उस अवकलज का को हम समाकलित करके उस एफ एक्स को ज्ञात करेंगे जिसका कि ये एफ डैश एक्स है, जिसका कि ये अवकलज है, ठीक है बच्चों। तो ये है तो हम ऐसी विधि की आवश्यकता थी जो हमें एफ डैश एक्स से वापस उस एफ एक्स पर ले जाए, ठीक है। तो उसी विधि को हम कहते हैं बच्चों अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और ये वही विधि है, ठीक है। क्लियर। तो समझ गए आप, बहुत सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं। अनिश्चित समाकलन एक तरीके से समाकलन का उल्टा प्रोसेस है, उल्टी विधि है, ठीक है, जो हमें उस फंक्शन पर ले जाती है जिसका कि वो अवकलज है, यानी जिस अवकलज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस अवकलज के फंक्शन पर हमें वो विधि लेकर जाती है। क्लियर। या फिर आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि समाकलन यानी अनिश्चित समाकलन वह विधि है जो किसी फलन के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके वापस उस फंक्शन पर लेकर जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये थी अनिश्चित समाकलन। अब बात करेंगे बच्चों हम निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, देखिए आपने ज्योमेट्री में बच्चों ज्योमेट्री में बहुत सी आकृतियों के क्षेत्रफल निकाले होंगे ज्यामिति विधि में। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल दे दिया तो आपने ये 2D में आपने इसका एरिया निकाल दिया, इसकी आपको जो है लंबाई आधार पता है और ऊंचाई पता है तो आपने इसका एरिया निकाल दिया। या फिर आपको कोई सर्कल दे दिया तो आपने इसका एरिया निकाल दिया, या फिर आपको कोई आयत दे दिया तो आपने इसका एरिया निकाल दिया। तो 2D में बच्चों आपने बहुत सी आकृतियों के जो है क्षेत्रफल निकाले होंगे, लेकिन बच्चों कुछ आकृतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको हम 2D में ज्यामिति की हेल्प से नहीं ज्ञात कर सकते, या हम ये भी कह सकते हैं कि ज्यामिति विधि से उन्हें ज्ञात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे बच्चों कि एक ऐसे करके आकृति दे दी, सपोज कोई भी आकृति दे दी है, ठीक है, और कहें कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा और निकाला भी जा सकता है, लेकिन ज्यामिति विधि से निकालना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। या फिर मान लीजिए इस तरीके से 2D या 3D में बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिनका हम ज्यामिति विधि से क्षेत्रफल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये भी कह सकते हैं कि निकाल नहीं सकते। तो ऐसी आकृतियाँ जिनको ज्यामिति विधि से नहीं निकाल सकते उनका एरिया निकालने के लिए निश्चित समाकलन विधि का यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि मेरे पास एक पैराबोला है ये, ठीक है, ये पैराबोला है और एक पैराबोला ही है, तो ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं इनके जो कॉमन एरिया है ये इस एरिया को ज्ञात करो। तो ऐसी क्षेत्रफलों को बच्चों ज्यामितीय विधि से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ऐसी जगह पर हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों निश्चित समाकलन विधि की। कौन सी विधि की? निश्चित समाकलन विधि की, ठीक है। तो वो आकृतियाँ जिनका क्षेत्रफल हम ज्यामितीय विधि से नहीं ज्ञात कर सकते, उन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें निश्चित समाकलन विधि का यूज करना पड़ता है। क्लियर? यहाँ पर काम आती है आपकी निश्चित समाकलन विधि। तो समझ में आ गया निश्चित समाकलन विधि क्या है, ठीक। अब बच्चों इसके बाद आता है समाकलन का प्रतीक क्या होता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। सिंबल ऑफ इंटीग्रल। देखिए समाकल का प्रतीक सिंबल क्या होता है बच्चों? इसका सिंबल बच्चों लिया गया है एस से, जो अल्फाबेट होता है एस, उससे।
इस तरीके से, ये बच्चों, ठीक है, ये है इसका प्रतीक। बहुत से लोग इसे नागराज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब चीज़ें बातें बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एस से लिया गया है बच्चों सिंबल, ठीक है, और ये है इसका सिंबल। अब बच्चों इसके सामने एक फंक्शन होता है जिसको कि जो कि डेरिवेटिव होता है बच्चों, f' होता है, ठीक है, और इसके साथ में एक dx और होता है। dx मतलब इसीलिए बच्चों कि x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि समाकलन में हमें किसी fx का f' दिया होता है, यानी किसी फलन का डेरिवेटिव दिया होता है, ठीक है, और वो डेरिवेटिव यहाँ पर आके एक फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फंक्शन। तो ये f' एक तरीके से ये एक बच्चों फलन है। क्या है? ये फलन है, ठीक है। और हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके वापस उस फलन को ज्ञात करेंगे जिसका कि ये डेरिवेटिव है, ठीक है बच्चों, जिसका कि ये डेरिवेटिव है। और यही तो होता है बच्चों समाकलन में, ठीक है, अनिश्चित समाकलन में। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, dx होगा इसके साथ में, और dx का मतलब ये है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन और x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका प्रतीक। और यहाँ से जब हम इसको समाकलित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? fx मिलेगा, fx मिलेगा। और ये वो फंक्शन है जिसका कि ये प्रति अवकलज है। क्लियर? तो ये इसका प्रतीक होता है। अब बच्चों जैसे ये हो गया हमारा समाकलन का सिंबल और ये हो गया हमारा fx, या इसको f' भी कह सकते हैं भाई। जो f' मिलेगा, जो हमें सवाल दिया होगा समाकलन में, वो एक तरीके से फंक्शन होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो डेरिवेटिव होगा किसी fx का, ठीक है। अब बच्चों इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं बच्चों समाकल्य। समाकल्य क्या बोलते हैं? समाकल्य, ठीक है। और जब इसको हम समाकलित करेंगे तो समाकलित करके जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे बच्चों समाकल। क्या बोलेंगे? समाकल। और इस डेरिवेटिव से वापस जो हमें फंक्शन मिला है, इसको करने में जो प्रोसेस यूज हुआ है, जो विधि यूज हुई है, उस विधि को हम बोलते हैं बच्चों समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। तो मैंने 3 शब्द बोले बच्चों यहाँ पे, समाकल्य, समाकल और समाकलन। समाकल्य क्या है? समाकल्य वो फंक्शन है, वो डेरिवेटिव है जिसका कि हम समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस फंक्शन का समाकलन हो रहा है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? समाकल्य। समाकलित करके जो आंसर आता है उसे हम समाकल बोलते हैं। और इस f' से जो हमने समाकलन किया है, जो विधि यूज हुई है, जो प्रोसेस यूज हुआ है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों समाकलन, ठीक है। क्लियर? चलिए, इतनी बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों ये तो था अनिश्चित समाकलन का प्रतीक। अब बात करें कि निश्चित समाकलन का प्रतीक क्या होता है। तो बच्चों निश्चित समाकलन का भी यही प्रतीक होता है, बस उसमें एक चीज़ नहीं आ जाती है बच्चों कि हमें वहाँ पे एक लिमिट दे दी जाती है, यानी x की 2 वैल्यू दे दी जाती हैं और हमें उन x की 2 वैल्यू के बीच में ही समाकलन करना होता है। बस जैसे इस तरीके से कि x बराबर 1 और x बराबर 4 दे दिया, तो आपको 1 और 4 के बीच में ही सिर्फ समाकलित करना है, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ये आपका जो है दीर्घवृत्त है और यहाँ पे x बराबर 0 होता है, और मान लीजिए इसकी ये यहाँ पे x बराबर 4 है, ठीक है। तो अब आपसे ये कह दिया कि आप एरिया ज्ञात कीजिए, ये वाला एरिया, और तो मतलब x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 तक ये एरिया आपको फाइंड करना है सिर्फ। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 वैल्यू दे दी जाएंगी हमें x की, यानी उनको हम बोलेंगे बच्चों लिमिट। जो x की 2 वैल्यू होंगी उन्हें हम लिमिट के नाम से जानेंगे। वो 2 लिमिट हमें दे दी जाएंगी और उन लिमिट के बीच में ही हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो निश्चित समाकल का जो प्रतीक होगा वो क्या होगा? कुछ इस तरीके से, सिंबल तो यही होगा, बस यहाँ पर कुछ लिमिट दे देंगे। सपोज x इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पे 0 से 4 है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। तो x इज इक्वल टू में इसको a लेते हैं, x इज इक्वल टू b लेते हैं। इनकी जगह 0 दे सकते हैं, यहाँ 4 दे सकते हैं, या 1 दे सकते हैं, या 3 दे सकते हैं, तो कुछ भी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे fx dx, ठीक है। तो ये है बच्चों निश्चित समाकलन का प्रतीक, ठीक है।
यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो a और b के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इससे बाहर, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, इनके बीच में ही हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था अनिश्चित समाकलन का स्वरूप। अब बच्चों और क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें अनिश्चित समाकलन में, ठीक, अनिश्चित समाकलन में और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों कि ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि जो अनिश्चित समाकलन है वो प्रति अवकलज है, यानी अवकलज का उल्टा है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये कैसे बना, ये कैसे आया सिंबल, उसको समझिए। जैसे बच्चों हमें अवकलन में क्या होता था कि हमें fx दिया होता था और उसका हम d/dx ज्ञात करते थे, यही तो होता था, fx दिया होता था और d/dx ज्ञात करते थे, तो हमें क्या मिलता था बच्चों, f' मिलता था। क्या मिलता था, f', ठीक है। तो अब ये dx कहाँ से आया, तो बच्चों ये dx यहाँ से क्या होता है, इधर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, इधर। तो ये d क्या बचा यहाँ पे आपका fx बचा और बराबर ये हो गया आपका जो है f' dx। अब बच्चों दोनों ओर समाकलन लेने पर या समाकलन चिन्ह लेने पर तो जैसे ही यहाँ पे बच्चों ये समाकलन का चिन्ह आएगा तो ये d अपने आप हट जाता है, ठीक है, d अपने आप हट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, fx, ठीक है, fx और बराबर यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ये f' dx, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही ये समाकलन का चिन्ह आएगा तो d अपने आप हट जाएगा। कुल मिला के ये चीज़ आ गई, ऐसे आया सिंबल, यानी ये जो यहाँ पर हमें दिया होगा फंक्शन वो किसी न किसी फलन का डेरिवेटिव होगा और उसको हम x के सापेक्ष, अगर y है तो y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे और वापस हम उस फंक्शन को प्राप्त करेंगे जिसका कि वो प्रति अवकलज है। क्लियर बच्चों। बात करेंगे बच्चों समाकलन के नियतांक के बारे में, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, वो कैसे आया, वो सारी चीज़ें। देखिए बच्चों अभी हमने बच्चों यहाँ पे समझा था कि हमने किसी फंक्शन को यहाँ पर कोई फंक्शन था और इससे हमने f' प्राप्त किया था, ठीक है, dx अभी ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल था इस तरीके से कुछ। तो कुल मिला के हमें fx बराबर ये मिलता है। अब बच्चों देखिए आपने ये तो पढ़ा है, अवकलन पढ़ चुके हैं। अवकलन में किसी कांस्टेंट वैल्यू c है मान लीजिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का जब हम अवकलन करते थे तो क्या होता था बच्चों, 0 होता था। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है, ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है c। क्या होता है, c होता है। समाकलन नियतांक क्या होता है, c होता है। अब ये c कैसे आया, जब भी बच्चों हम किसी फलन को समाकलित करेंगे और समाकलित करके फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा तो वहाँ पर ये c जोड़ा जाएगा लास्ट में ज़रूर, ठीक है। अब ये जोड़ा क्यों जाता है उसको समझ लीजिए। जैसे बच्चों अभी हमने fx को बच्चों fx था ये हमारा, ठीक, d/dx fx, ठीक है। तो जब हमने इसको बच्चों समाकलित किया अभी तो क्या मिला था हमें, f' मिला था, इंटीग्रेशन dx मिला था, यही तो हमें मिला था, ठीक है बच्चों। तो अब एक बात मुझे ये बताइए बच्चों कि यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिला, अगर हम इसको इसको हमने अवकलित किया तो हमें ये मिला, है ना, ऐसे तो मिला था। इसको हमने क्या किया था, देखो ऐसे समझो दोबारा कि ये था हमारे पास और बराबर में बच्चों हमें क्या मिला, f', इसको हमने इधर भेज दिया था तो fx बराबर क्या हो गया था, ये f' dx, ठीक है। फिर हमने समाकलन का चिन्ह दोनों ओर ले लिया था, क्या ले लिया था, दोनों ओर चिन्ह ले लिया था, ये चीज़ तो मिली थी। तो बच्चों कुल मिला के हमने इसको अवकलित किया तो हमें ये मिला। अब बच्चों अगर हम इसको अवकलित करते यानी d/dx, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आप इसको अवकलित करते f' और प्लस c, इसको आप अवकलित करते तो क्या मिलता, तो बच्चों fx का क्या हो जाता, f' हो जाता, fx का क्या हो जाता, f' हो जाता, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका क्या हो जाता बच्चों, 0 हो जाता, और dx ये तो हो जाता भाई, ये dx यहाँ से उधर चला जाता, ये तो होता भाई। हम जब करते इसका तो fx का f' कांस्टेंट का 0
और यहाँ से जो बट्टे वाला dx है वो इधर चला जाता और फिर हम समाकलन का चिन्ह ले लेते, यही तो होता। तो बच्चों देखिए, अब यानी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स और 0 को लिखो मतलब लिखो dx, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों हमने इसको अवकलित किया तो हमें ये मिला, और जब हमने इसमें c प्लस करके, यानी ये कांस्टेंट है कोई c, और इसको प्लस करके जब हमने इसको अवकलित किया तब हमें ये मिला। तो सिंगल एफ एक्स को जब हमने अवकलित किया तो हमें एफ डैश एक्स मिला, एफ डैश एक्स डी एक्स मिला, और एफ एक्स प्लस सी को जब हमने अवकलित किया तो हमें तब भी एफ डैश एक्स डी एक्स मिला। इट मीन्स दोनों केसों में हमें समान चीज़ें मिल रही हैं, समझ रहे हैं, समान चीज़ें मिल रही हैं। तो जब हम वापस इसको करेंगे बच्चों, वापस जब इसको हम करेंगे तो यानी इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, एफ एक्स प्राप्त करेंगे। भाई इसको जब हम समाकलित करेंगे, भाई ये तो अवकलन की कहानी थी कि एफ एक्स को अवकलन किया तो हमें ये मिला, लेकिन जब इसको हम वापस समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे तो वापस क्या प्राप्त करेंगे, एफ एक्स प्राप्त करते हैं समाकलन करके। तो अब ये बताइए बच्चों, जब हम इसको समाकलन करेंगे तो हमें क्या पता यहाँ पर जो सी था वो था या नहीं। भाई हम तो ये सोच के चलेंगे कि यहाँ पर सी होगा, जब हमने इसको अवकलन किया होगा तो वो सी 0 हो गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे इसको हमने अवकलित किया तब भी यही मिला, इसको अवकलित किया तब भी यही मिला। तो क्या आप इसको देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये वाला एफ डैश एक्स डी एक्स या ये वाला एफ डैश एक्स इसका है या इसका है? नहीं लगा सकते कि दोनों चीज़ें सेम हैं। तो हमें क्या पता ये जो अवकलज है ये इस वाले फंक्शन का है या इसका फंक्शन है। तो हम तो ये सोच के चलेंगे ना कि यार वहाँ पे सी होगा, अवकलन किया होगा, अवकलन के प्रोसेस में वो कांस्टेंट 0 हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी किसी एंटी डेरिवेटिव इसका प्रति अवकलज का समाकलन करेंगे तो हम वापस जब हम फंक्शन प्राप्त करेंगे तो उसमें सी प्राप्त करके चलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया क्यों? भाई यहाँ पर ये सी है, हमें कैसे पता कि ये हमें प्रति वो मिला है, डेरिवेटिव है। हमें क्या पता कि ये डेरिवेटिव, ये अवकलज से को जब हम समाकलित करेंगे तो वापस जो फंक्शन मिलेगा उसमें सी था या नहीं था। हम तो ये समझेंगे कि सी तो होगा, उसका अवकलन किया होगा तो वो 0 हो गया होगा, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका ये है, इसका ये है। तो ये अब ये क्या पता, इसमें तो सी है तो यहाँ 0 हो गया, हो सकता है इसमें भी सी हुआ वो 0 हो गया हो। तो हमें इस बात का पहले से अंदाजा तो होगा नहीं कि यार वहाँ पे सी था या नहीं था। हम तो ये सोच के चलेंगे यार वहाँ पे सी होगा, अवकलन किया होगा तो 0 हो गया होगा। इसलिए जब हम इससे वापस जाएंगे तो एफ डैश एक्स प्लस सी को लेके चलेंगे। समझ में आया? ठीक है बच्चों। तो जब भी कभी आप इसको अवकलित करेंगे तो यहाँ पे प्लस का सी और जोड़ के चलेंगे, इसलिए जोड़ा जाता है बच्चों सी। क्लियर? चलिए, इतना समझने के बाद अब ये था बच्चों बिल्कुल आपका समाकलन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे बच्चों फॉर्मूलों के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और बच्चों इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेंगे तो समाकलन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों। बस एक काम और कर लीजिएगा, आप जो 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले हैं यार उनको और अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनको अच्छे से याद करिएगा। 3 चीज़ याद करनी है आपको। एक तो 10th क्लास के पहले जाके बेसिक जितने भी फॉर्मूले हैं सब मैंने चैप्टर नंबर 2 को जब स्टार्ट किया है तो मेरी प्लेलिस्ट एक क्लासेस में सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं, ठीक है बच्चों। वहाँ से जाके पहले उन्हें याद करें, उसके बाद फिर आप अवकलन के सारे फॉर्मूले याद कीजिएगा और फिर समाकलन के सारे फॉर्मूले याद कीजिएगा। इन 3 चीज़ों को रेडी करेंगे तब आप समाकलन को स्टार्ट करिएगा, तब आपको हर पॉइंट अच्छे समझ में आएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक के भी फॉर्मूले याद नहीं है तो समाकलन आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो एक तो 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले और एक अवकलन के टोटल फॉर्मूले और फिर इस समाकलन के मैं लिखा रहा हूँ वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों समाकलन के फॉर्मूले जो हैं, मैंने क्या कहा, जो समाकलन होता है वो अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो बात करें फॉर्मूलों की तो बच्चों फॉर्मूले भी बिल्कुल उल्टे होते हैं समाकलन के अवकलन के, बिल्कुल ठीक है। जो फॉर्मूले अवकलन के हैं उनके जस्ट उल्टे यानी प्रति वो किसके हैं, समाकलन के हैं, ठीक है। जैसे अवकलन, तो सबसे पहले d/dx x की पावर n, तो x की पावर n का बच्चों हमने पढ़ा था अवकलन पीछे चैप्टर में 5 में, n x की पावर n-1 यानी इसकी घात में 1 की कमी होती थी, ठीक है बच्चों। फिर d/dx e की पावर x, तो e की पावर x का होता है बच्चों e की पावर x। फिर d/dx a की पावर x, तो a की पावर x का a की पावर x log a बेस e। फिर d/dx
log x, तो log x का अवकलन होता है 1/x, फिर d/dx sin x, तो sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x, ठीक है, यही पढ़ा है हमने, d/dx cos x, तो cos x का पढ़ा था माइनस के sin x, फिर d/dx tan x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, फिर d/dx cot x, cot x का पढ़ा था माइनस के cosec स्क्वायर x, d/dx sin cos tan cot sec x, sec x का क्या होता है बच्चों, sec x इंटू tan x, ठीक है। फिर इसके बाद इधर अवकलन d/dx sec x का हो गया, cosec x का आप देखिए cosec x, तो ये होता है cosec x का माइनस के cosec x इंटू cosec x इंटू cot x, ठीक है बच्चों। इसके बाद d/dx sin इनवर्स x, तो इसका होता है बच्चों 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर d/dx cos इनवर्स x, तो माइनस के 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों अवकलन में, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan इनवर्स x, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर d/dx cot इनवर्स x, माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर d/dx sec इनवर्स x, तो ये होता है बच्चों 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर d/dx कोसेक इनवर्स x, तो माइनस के 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। और अभी और चलो एक और लिखा देता हूँ, एक d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन गुणा में होते थे तो क्या कर देते बच्चों, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ठीक है बच्चों। ये थे बच्चों, अभी फॉर्मूले तो खैर और भी हैं, लेकिन ये मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखे हैं अवकलन के, और समाकलन के भी मैं बेसिक फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। समाकलन में जो अब फॉर्मूले लिखाऊंगा, इसके लिखाने के बाद और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए और शुरू की 2-3 एक्सरसाइज के लिए, जिसको कि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे की नींव उन्हीं के ऊपर रखने वाले हैं, उन फॉर्मूलों की बात करूँगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन की। अब यहाँ बात करूँगा बच्चों में समाकलन के बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, यहाँ पर बच्चों x की पावर n का अवकलन है n x की पावर n-1, यानी पावर में एक की कमी हुई है x की पावर। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी यहाँ पर पावर में एक की वृद्धि हुई है। देखिए उल्टा हो गया ना बिल्कुल, x की पावर n-1, यहाँ n में एक की कमी हुई है, यहाँ एक में वृद्धि हुई है। और बच्चों प्लस c इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, ये आपको जोड़ना नहीं भूलना है, कैसे आया है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है, e की पावर x प्लस c, e की पावर x अनंत सीरीज होती है बच्चों, ठीक है। और इसका जो है समाकलन और अवकलन दोनों एक ही होता है, e की पावर x, इसका अवकलन होता है e की पावर x और समाकलन e की पावर x प्लस c, ठीक है बच्चों। उसके बाद इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो e की पावर x का बच्चों समाकलन क्या होता है, इसमें बच्चों क्या होता है, ये चीज़ यहाँ से डिवाइड में पहुँच जाती है, यानी ए की पावर x का होता है ए की पावर x log a बेस e प्लस c, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन 1/x dx, यहाँ log x का होता था 1/x, और यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस c, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे sin x का, वहाँ sin x का होता था cos x, ठीक है, और यहाँ sin x का होगा माइनस के cos x। यहाँ पर बच्चों बात करें अब cos x की, तो cos x का बच्चों वहाँ पर होता था माइनस के sin x, यहाँ होगा प्लस के sin x प्लस c, ये प्लस c और, ठीक है बच्चों। इसके बाद इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, बच्चों वहाँ पे tan x का होता था sec स्क्वायर x, यहाँ sec स्क्वायर x का होगा बच्चों tan x प्लस c,
ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वहाँ पे बच्चों कोसेक एक्स का समाकलन होता था माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस डी एक्स बराबर भाई कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होगा माइनस के कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद डी ओवर इंटीग्रेशन समाकलन के हैं बच्चों यहाँ पे ना समाकलन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे कोसेक कॉट एक्स को होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका होगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वहाँ बच्चों साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता था 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा साइन इनवर्स एक्स का उल्टा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही माइनस के 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी ये चीज़ पहले वहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का होता था ये, अब यहाँ इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स। फिर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन माइनस के 1/√में माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया बच्चों कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर माइनस के प्लस के डी एक्स अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये हो गया आपका सेक का हो गया कॉट का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये होता है बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल उल्टे हैं, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का ये होता था, अब इसका समाकलन उल्टा ये है, देखिए ठीक है, इसका समाकलन उल्टा ये है, इसका समाकलन उल्टा ये है, इसका समाकलन उल्टा ये है, ठीक है, इसका समाकलन उल्टा ये है, इसका समाकलन उल्टा ये है। अब बच्चों एक फॉर्मूला और, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं समाकलन के, ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी हैं, पहले इतने हम कर रहे हैं। जब दो फंक्शन बच्चों समाकलन में गुणा में होते हैं, तो दो फंक्शन गुणा में हो तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल कोष्टक, ठीक है बच्चों, फिर पहले का अवकलन इंटीग्रेशन सेकंड का, और फिर पूरे का dx, ठीक है बच्चों। इतने फॉर्मूले हैं, आप ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा प्लीज़ बच्चों, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर, एकदम हर पॉइंट समझ में आएगा आपको, समाकलन का हर सवाल समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।